हाँ दोस्तों नमस्कार। मैं राजू शुक्ला स्टडी विद शुक्ला जी पे आपका स्वागत करता हूँ। आपने जो मेरे 3 वीडियो अब तक मैंने डाले हैं जिसको आपने जोरदार प्यार दिया है, इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और फिर अपने पॉइंट पे आ जाता हूँ। मैंने आपको पढ़ाया था, चार्टर एक्ट पढ़ाया था। मैंने कहा था कि ये भारत का संवैधानिक विकास पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपको 1858 का भारत शासन अधिनियम और 1861 का भारत शासन अधिनियम, ठीक दो अधिनियम आज मैं पढ़ाना चाहूंगा। तो थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। हमने कहा था कि भाई 1773 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, व्यापार करने आई। और इसके बाद व्यापार करने आई, क्षेत्र का विस्तार हुआ, बहुत सारे नियम कानून बनाए और यहाँ तक हमने आपको 1853 तक बता दिया था। और कहा था कि भाई 1773 से लेकर 1853 तक के एक्ट को चार्टर एक्ट कहा गया। चार्टर एक्ट इसलिए कहा गया क्योंकि वो ब्रिटिश सत्ता नियम बनाती थी, उस नियम को ये लोग लागू करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी लागू करती थी। 1853 तक के एक्ट को हम वहां कंप्लीट कर चुके हैं। अब 1858 का भारत शासन अधिनियम, हमने आपको उधर भी बताया था कि 1857 में अंग्रेजी सत्ता मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्थिक शोषण से भारत की जनता इतना ज्यादा परेशान हो गई कि विद्रोह कर दी, जबरदस्त विद्रोह किया। क्योंकि भारत के आंतरिक मामलों में, भारत के सामाजिक मामलों में, भारत के रीति रिवाजों में हर जगह अंग्रेजों का हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया। और सबसे प्रमुख कारण था आर्थिक शोषण। हालांकि वो मैं आपको, ये हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, ये हिस्ट्री का विषय 1857 का विद्रोह, वहां मैं बताऊंगा क्या क्या हुआ। लेकिन यहाँ पर अब इस विद्रोह की वजह से ब्रिटिश सत्ता बिल्कुल हिल गई। मैंने उस दिन भी कहा था, ब्रिटिश सत्ता को लगा कि बिल्कुल अब हम यहाँ से चले जाएंगे। भारत जैसा उपनिवेश उनके हाथ से जैसे लगा छूट जाएगा। अच्छा, एक शब्द और उपनिवेश को अभी हम हल्का सा आपको इसको भी बता ही देते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है हमको कि उपनिवेश क्या है। उपनिवेश का मतलब है कि आपके संसाधनों का प्रयोग कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरा देश अपने हित में करे तो आपका देश उनका उपनिवेश कहलाएगा। ये उपनिवेश की बातें हैं। तो भारत जैसे देश को छोड़ना जहां पे इतना बड़े जबरदस्त संसाधन हो, ब्रिटिश सत्ता को मंजूर नहीं था। तो ब्रिटिश सत्ता ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन से हटाया और अब 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत कई छोटे छोटे काम हुए। हालांकि लूट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन काम क्या हुए, पहला परिवर्तन हुआ, अब सीधे सीधे ब्रिटिश सत्ता मतलब ब्रिटिश संसद सीधे सीधे भारत के लिए कानून बनाएगी और सीधे लागू करेगी। अर्थात पूरी सत्ता आप कहाँ, लोग यहाँ पे क्राउन कह लिया जाता है, क्राउन के हाथ में चली गई, या महारानी विक्टोरिया के हाथ में चली गई। कई बातें यहाँ से होती हैं, महारानी विक्टोरिया के हाथ में चली गई। और अब तक क्या था, मैंने बताया था, बंगाल 1773 में क्या था, बंगाल का जो गवर्नर था, इसे 1773 के एक्ट में बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। वहां वो रॉबर्ट क्लाइव था, वारेन हेस्टिंग्स था। बाद में 1833 में भारत के गवर्नर 1833 में क्या किया, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और यहाँ पर इस पदनाम को, अब गवर्नर जनरल पदनाम को बदल दिया गया। अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, वायसराय। तो एक प्रश्न यहीं पर बनता है कि भाई किस नियम के तहत, किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल
वायसराय हो गया। तो आपका उत्तर होगा कि वे 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को, भारत का गवर्नर जनरल कह सकते हैं, कंपनी का गवर्नर जनरल कह सकते हैं। आप यहाँ कह सकते हैं कि ये कंपनी का गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग, ये एक तथ्य है जिसे आप नोट करते चले, लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम वायसराय यही लॉर्ड कैनिंग। तो यहां भी देखिए परिवर्तन हुआ ना, हमने आपको बताया है कि परिवर्तन जहां जहां होगा क्वेश्चन वहां वहां से उठेंगे। ये की पॉइंट है, ये समझिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का बिल्कुल चाबी है, की पॉइंट्स है कि आप अगर परिवर्तनों को जान लें तो आपका काम बन जाएगा। परिवर्तन जहां से होगा क्वेश्चन वहीं से उठेगा, आपको उसी बात पर विशेष ध्यान देना। जहां पर जैसे एक बार परिवर्तन हुआ कि बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। कौन हो गया वो मैंने आपको बताया था उधर कि पहले वो क्लाइव था, बाद में वारेन हेस्टिंग्स हो गया। फिर बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। उस समय वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, भारत का पहला गवर्नर जनरल हो गया लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहाँ पे कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल कह लीजिए या भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कह लीजिए, लॉर्ड कैनिंग था। 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत पदनाम बदल दिया गया। लूट में कोई अंतर नहीं है। अब क्या है, ब्रिटिश सत्ता सीधे काम करेगी। वो उसको यह दिखाना था, यहाँ की जनता को थोड़ा सा मूर्ख बनाना था। भारत की जनता वैसे भी जो है बड़ी पोलाइट है, बड़ा जल्दी जो है किसी के हाथ में किसी को गुमराह करने पे गुमराह हो ही जाती है। तो उस समय और कम पढ़े लिखे लोग, तो उनको लगा कि यार अगर ब्रिटिश सत्ता के हाथ में हमारा प्रशासन रहेगा तो वो लोग बड़े अच्छे हैं, वो लोग हमारे साथ शोषण नहीं करेंगे। शोषण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ब्रिटिश सत्ता ने शोषण वैसा ही किया जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, बल्कि और अब बढ़िया तरीके से होने लगा, सीधे। लेकिन अब आपको क्या जाना, यहाँ पे भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, तो ये एक परिवर्तन हो गया। ये आपका एक प्रश्न हो गया कि अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। पहली बात, अब क्या हुआ, इस शासन 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत पूरी सत्ता, भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश सम्राट के अधीन आ गई, महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गई या क्राउन के अधीन आ गई। ये 2-3 बातें। अब लेकिन मूल उद्देश्य क्या था, इस परिवर्तन का मूल उद्देश्य था, आप चाहें तो नोट करते चलेंगे, इस परिवर्तन का मूल उद्देश्य था, हर एक्ट का कुछ न कुछ प्रमुख उद्देश्य होता है, मूल उद्देश्य होता है, पूछा जाता है। मूल उद्देश्य इसका था कि अब जो है 1857 जैसा विद्रोह, ये क्रांति भी हम लोग कहते हैं भारत में, 1857 की क्रांति, ऐसा विद्रोह फिर से ऐसे विद्रोह की पुनरावृत्ति ना हो, अर्थात फिर से इस प्रकार का विद्रोह ना हो और शासन सत्ता स्मूथली चलती रहे, हम अपना काम स्मूथली करते रहे। तो मूल उद्देश्य, प्रश्न ये भी है कि ये जो परिवर्तन किया गया, ब्रिटिश सत्ता ने सीधे जो अपने हाथ में जो बागडोर ले ली भारत की सत्ता की, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया एक तरह से। बाद में 1873 में पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ यही 1857, मतलब इसके जड़ में 1857 है कि ऐसा विद्रोह दोबारा ना हो, ऐसे विद्रोह की पुनरावृत्ति ना हो। अब यहाँ किया क्या गया, और परिवर्तन हुए। वायसराय वाला बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस पर इतना फोकस किया। अब क्या है, भारत के शासन संचालन के लिए एक पहले वो 1773 में हमने आपको बताया था, वहां पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल बना हुआ था। निदेशक मंडल बना हुआ था 1784 में। मैंने आपको बताया कि 1784 में, याद है ना, मैंने कहा था कि यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई, नियंत्रक मंडल की स्थापना हुई। इसका काम था पॉलिटिकल अफेयर्स, जो कंपनी के राजनीतिक मामले हैं इन्हें देखने की बात थी। तो अब इन दोनों, मतलब ये जो
द्वैध शासन शुरू हुआ था, दोहरा शासन शुरू हुआ था, इसका इस एक्ट के माध्यम से, भारत शासन अधिनियम के माध्यम से अंत कर दिया गया, अंत कर दिया गया, अंत कर दिया गया। और अब एक जो है नई व्यवस्था शुरू की गई, एक भारत सचिव, भारत सचिव का पद, नया पद बनाया गया, पद सृजित किया गया, भारत सचिव का पद सृजित किया गया। इसको सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, भारत सचिव का नया पद का सृजन हुआ। देख रहे हैं परिवर्तन क्या क्या हो रहा है, द्वैध शासन का अंत हो रहा है, या वहां क्या था 1784 में द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ था, 1858 के भारत शासन अधिनियम से द्वैध शासन का अंत हो रहा है, नए पद का सृजन हो रहा है जो भारत सचिव, इंग्लिश में इसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत सचिव का पद हुआ। अब यह व्यक्ति जो भारत सचिव पद पे बैठता था, यह व्यक्ति ब्रिटिश संसद का सदस्य होता था, ब्रिटिश संसद का सदस्य होता था, लेकिन भारत संबंधी सारे मामलों में जो प्रश्न होते थे, जो उत्तर होते सब वही देता था। अर्थात भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, चूंकि ब्रिटिश सत्ता के हाथ में भारत आ गया था पूरी तरह, तो भारत के संदर्भ में जो भी बातें होती, भारत के संदर्भ में सारे सभी प्रश्न उत्तर देने का उत्तरदायित्व, देने का उत्तरदायित्व यह जो है भारत सचिव के हाथ, भारत सचिव के, या भारत सचिव उसके लिए उत्तरदायी था, आप ये कह सकते हैं। अब भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद की नियुक्ति की गई, एक काउंसिल बनाई गई, एक समिति बनाई गई, जिसमें 7 सदस्य जो थे, वो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिसको समाप्त किया गया, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल, ये कब बना था आपको याद होगा, हमने आपको बताया था, ये 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना था, निदेशक मंडल। 7 सदस्यों की नियुक्ति यह करता, यह इसने किया, और 8 सदस्यों की नियुक्ति, ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। 8 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट करता था, ब्रिटिश सम्राट करता था, ठीक। 7 सदस्यों की 15 सदस्यीय एक भारत परिषद का गठन हुआ, किसकी सहायता के लिए, भारत सचिव की सहायता के लिए, भारत से संबंधित सारे मामले यही देखता था। यह ब्रिटिश संसद का सदस्य होता था, यह क्या, ब्रिटिश संसद का सदस्य होता था, संसद का सदस्य होता था, और यह रहता ब्रिटेन में ही था, इसका यह रहता ब्रिटेन में था। ये सारे छोटे छोटे फैक्चुअल प्रश्न हैं जो बार बार बन जाते हैं कि भाई भारत सचिव का पद कब सृजित किया गया, किसको हटा के किया गया, इसकी सहायता के लिए किसका गठन किया गया, भारत परिषद का गठन किया गया, इसमें कितने सदस्य होते थे, 15 सदस्य होते थे। 7 सदस्यों की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, अभी भी ये लोग जो है, जो निदेशक मंडल था वो इंपॉर्टेंट था, और 8 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट करता था। इनका पावर खत्म कर दिया गया था, अभी ये सीधे नहीं शामिल होते थे, लेकिन फिर भी अभी इनका काम जो है नियुक्ति में होता था। तो 7 ये 2-3 बातें होंगे 1858 के भारत शासन अधिनियम में, ठीक है। तो आपको अब मैंने कहा था कि एक छोटा सा माइंड मैप बना लेते हैं, जो मेन बातें मैंने आपको कहा था कि मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि मेरे पढ़ाए हुए पोर्शन को जब आप सुनेंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे, तो आपको किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अपना नोट्स बनाइएगा जरूर, और थोड़ा रोज जो है रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें फैक्चुअल है, भूलती बड़ी तेजी से है। तो रिवाइज करने का तरीका आपको बता देता हूँ। यह माइंड मैप होता है, जिसको हम लोग जो है माइंड मैप M² कह सकते हैं आप, माइंड मैप, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें बना लीजिए,
कि भाई 1858 के भारत शासन अधिनियम तक अब क्या हुआ, भारत का शासन क्राउन या महारानी विक्टोरिया या ब्रिटिश सत्ता के अंदर सीधे चला गया। मतलब ब्रिटिश सत्ता ने, ब्रिटिश शासन ने पूरी तरह भारत की सत्ता अपने हाथ में ले ली। मूल उद्देश्य क्या था, 1857 के जैसे विद्रोह की पुनरावृत्ति ना हो, विद्रोह की पुनरावृत्ति ना हो, शासन स्मूथली चले। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। ये बार बार पूछा जाता है, सर्वाधिक बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। कौन हुआ, लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय। आपसे पूछा जाता है, छोटे एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है भाई, स्ट्रेटजी के जिसे कहते हैं, आप जीएस पढ़ेंगे स्ट्रेटजी के भी तैयार होगा। लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का पहला वायसराय। और हमने कहा कि अब जो है द्वैध शासन का अंत कर दिया गया, द्वैध शासन का अंत कर दिया गया और भारत के शासन के लिए भारत सचिव पद सृजित किया गया। भारत सचिव को इंग्लिश में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। हालांकि इतना अंदर जाता नहीं कि इनकी नियुक्ति कौन करता था। 15 सदस्य हमने फिर भी आपको बताया कि 7 सदस्य जो होते थे इसके, इनकी नियुक्ति सीओडी वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो 1773 के एक्ट में थे, और 8 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट करता था। यहाँ भी देखिए बहुमत है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। और यह व्यक्ति क्या था, ब्रिटिश संसद का सदस्य था, अर्थात ब्रिटिश के पार्लियामेंट में यह सांसद हुआ करता था, लेकिन भारत संबंधी सारे मामले यह देखता था। इतनी बातें आपको 1858 के अधिनियम में जाननी है। प्रश्न बार बार बस वायसराय वाला ही पूछता है। अब अगला अधिनियम आता है आपके सामने 1861 का भारत शासन अधिनियम। ये भी इंपॉर्टेंट, जैसे वहां पे 1813 का एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, उसी तरह 1861 का भारत शासन अधिनियम 1861 का भारत शासन अधिनियम। अब क्या हुआ, क्योंकि ब्रिटिश सत्ता को लगा कि यार भारतीयों को भी शामिल करते हैं, भारतीयों को भी शामिल कर लेंगे शासन में, तो थोड़ा शासन बड़ा स्मूथली चलेगा। तो पहली बार भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयास किया गया। तो पहला फैक्ट आपका यही है कि इसके माध्यम से मतलब 1861 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से, इसके माध्यम से पहली बार भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने की व्यवस्था की गई। भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयास किया गया। भारतीयों को शासन में भागीदारी दी नहीं गई, भागीदार बनाने का प्रयास किया गया। ये तो बहुत छोटा सा फैक्ट है इसका, ठीक है। लेकिन देखिए हम ये नहीं लिख रहे कि भागीदारी दी गई, हम लिख रहे हैं कि भागीदार बनाने का प्रयास किया गया। अर्थात उनका मन ये नहीं था कि भारतीयों को शामिल कर लिया जाए, लेकिन फिर भी हुआ कि भाई कुछ लोगों को जो है थोड़ा पुचकारा जाए, थोड़ा लॉलीपॉप दिया जाए, जिससे शासन स्मूथली चलते रहे, ठीक है। दूसरा यहां पर अब क्या था, वायसराय की कार्यकारिणी में गैर वायसराय जो था भाई, उसकी अब क्या था, सत्ता पूरे भारत क्षेत्र पे हो गई थी। इतने बड़े क्षेत्र पे कार्य करने के लिए भाई वायसराय अकेला कितना काम करेगा, तो उसकी एक कार्यकारिणी आप कमेटी कह सकते हैं। कार्यकारिणी जैसे वर्तमान में कैबिनेट है जो शासन संबंधी सारे निर्णय लेती है। वायसराय की कार्यकारिणी में गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया गया, कुछ गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया गया, लेकिन यहाँ पर कोई भारतीय नहीं शामिल हो सका, अंग्रेज ही शामिल हो पाए। अभी इसका मतलब है कि ये लोग अभी भारतीयों से दूरी ही बनाए हुए हैं, अभी भारतीयों पर इनका विश्वास नहीं है।
एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि भाई शामिल करने का प्रयास किया, शामिल करने की बात करी, लेकिन फिर भी अभी किसी भारतीय को शामिल नहीं किया। अंग्रेजी जो यहाँ पे अंग्रेज आते थे रहने, छोटा मोटा व्यापार करने, उनको इसमें शामिल किया गया। तो ये दो बातें हैं जो छोटी छोटी हैं, लेकिन यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग अभी वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग ने एक काम किया। आज वर्तमान में आप देखते हैं कि अलग अलग मंत्री होते हैं, उनके विभाग होते हैं, सब लोग अपने अपने, जैसे आपको जब आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि भारत शासन में क्या होता है, कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार होता है। ये सब आप सुनते होंगे अगर आप थोड़ा न्यूज देखते होंगे तो। और राज्य मंत्री होते हैं, और ये सामान्य से राज्य मंत्री होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री जो होता है विभाग का प्रमुख होता है, विभाग संबंधी सारे निर्णय वो लेता है। ये सारी बातें आगे आएंगी, हम आपको ये बातें इसलिए यहाँ बता रहे हैं क्योंकि पहली बार, क्योंकि ये क्या है, भारत का संवैधानिक विकास, ये भारत के संविधान के विकास की एक यात्रा है। उस यात्रा में जो विभिन्न पड़ाव हैं, जो इतिहास छुपा हुआ है, उन इतिहास के बारे में आपको बता रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि पहली बार विभागीय प्रणाली मतलब मंत्री बनाए गए, अलग अलग लोगों को विभाग, कार्यकारिणी के सदस्यों को उनका विभाग सौंपा गया कि आप इस विभाग, अलग अलग विभागीय पहली बार, ठीक है, क्लासिफाई किया गया और अलग अलग विभाग बनाए गए। मतलब विभागीय प्रणाली का प्रारंभ जो आज अपने बिल्कुल विकसित अवस्था में है, इसकी शुरुआत यहीं पर हुई। तो वो तो सारी बातें जो आपको हमने बताया कि भाई नए गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया, भारतीयों को शामिल करने का प्रयास किया, अंग्रेजी शामिल हुए, भारतीय नहीं शामिल हुए, वो सारी बातें छोटी हैं, लेकिन जो मुख्य बातें वही है कि इस अधिनियम के तहत 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली, मंत्रिमंडलात्मक शासन की शुरुआत हुई। मंत्रिमंडलात्मक शासन की शुरुआत हुई। और आपसे प्रश्न पूछता है कि पहली बार विभागीय प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ, किस शासन, भारतीय शासन अधिनियम के साथ या मंत्रिमंडलात्मक शासन के साथ, अर्थात लोगों को मंत्री बनाया जाने लगा, लोगों को विभाग बांटे जाने लगे, लोगों को उनके विभाग के प्रति उत्तरदायी बनाया जाने लगा। और या आप कह सकते हैं कि संसदीय, या कह सकते हैं या संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत का इतिहास की शुरुआत यहीं से आरंभ होती है, यहीं से मानी जाती है। ये बातें ज्यादा पूछी जाती हैं 1861 के भारत शासन अधिनियम से। अब एक जो और बात है जो सर्वाधिक चर्चा में रहता है कि 1861 के भारत शासन अधिनियम से गवर्नर जनरल नहीं तो वायसराय हो गया। वायसराय को अध्यादेश, ये शब्द आप लोग बहुत सुनते होंगे, अध्यादेश, इंग्लिश में इसको ऑर्डिनेंस कहते हैं, ऑर्डिनेंस कहते हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अब आपके लिए कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा। अब आप जान लीजिए पहले कि अध्यादेश क्या होता है। अध्यादेश वर्तमान में जब संसद, भारत में संसद कानून बनाती है, जब संसद का सत्र न चल रहा हो, संसद सत्र में ना हो, संसद सत्र में ना हो, संसद का सत्र न चल रहा हो, संसद का सत्र न चल रहा हो, संसद का सत्र न चल रहा हो और देश को किसी कानून की आवश्यकता हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। वर्तमान की सब बात बता रहा हूं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 1, 2, 3 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत ऑर्डिनेंस जारी करता है, ठीक है, ऑर्डिनेंस जारी करता है। और फिर से जब संसद का सत्र बैठता है
तो दोनों सदनों से पारित करवा के सरकार उसका जो है उसको कानून बना लेती है। वर्तमान में अध्यादेश, उस समय जो अध्यादेश की बात की गई थी, इसकी अवधि जो बताई गई कि भाई अध्यादेश हो गया और वायसराय ने अध्यादेश जारी कर दिया, तो इसका समय था, काल था 6 माह। और वर्तमान में जो अध्यादेश का काल है वो 6 माह 6 सप्ताह होता है। हालांकि ये बात मैं आपको जब राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा, लेकिन यहाँ मैंने इसलिए बताया कि जो आज वर्तमान में आप अध्यादेश वाली बात देखते हैं, अध्यादेश जारी करने की बात देखते हैं, यह इसका भी इतिहास 1861 के भारत शासन अधिनियम है। तो दो बातें यहाँ पे क्लियर हो गई कि भाई अध्यादेश जारी करने की शक्ति अब वायसराय, मतलब वायसराय अब ज्यादा, वायसराय यहाँ पर कुछ, जैसे ब्रिटिश संसद क्या थी, क्या क्या करती, इतना बड़ा देश था, बार बार आवश्यकता लगती रही होगी नियम कानून की, तो यार वायसराय को दे दिया अधिकार कि तुम अध्यादेश जारी कर, कोई नियम कानून बना लो, कर लो जो तुम्हें समझ में आए। हाँ, ज्यादा तुम्हें दिक्कत होगी तो फिर हमसे बात करना। और यहाँ पर भी वही होता है कि संसद सत्र में जब ना हो और देश को किसी कानून की आवश्यकता हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत, बहुत हजार फिल्म का गाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है गाना, लेकिन आपको वही 1 2 3 मतलब अनुच्छेद 123 के तहत वर्तमान में अध्यादेश, ये बात मैं आपको राष्ट्रपति में बताऊंगा, लेकिन यहाँ इसलिए बता दे रहा हूँ, जब चीजें वर्तमान से जुड़ती हैं तो थोड़ा आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, तो आप इन बातों को थोड़ा बढ़िया से याद कर पाते हैं। तो आपको याद करने के लिए मैंने ये बता दिया कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भाई किस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, या पूछा जाएगा कि वर्तमान में जो अध्यादेश जारी किया जाता है इसका इतिहास कहाँ मिलता है, तो इसका इतिहास 1861 के भारत शासन अधिनियम में मिलता है। अब 2-3 फैक्ट और हैं जो जान लीजिए। अब क्या हुआ, वायसराय जो था उसको यह अधिकार हो गया कि वो नए प्रांतों का निर्माण कर ले, भाई व्यवस्था बढ़ रही थी, नए प्रांतों का निर्माण कर ले, नए प्रांतों में निर्माण कर ले, नए प्रांतों में नए गवर्नरों की नियुक्ति कर ले, नए गवर्नर की नियुक्ति कर ले, तो नए गवर्नर की नियुक्ति कर ले, ठीक। और तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर जो है इसके तहत एक फैक्ट है कि बंगाल में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में, बंगाल में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिमी भी कह सकते हैं आप, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में और पंजाब में विधायी परिषद, इसे आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, विधायी परिषद का निर्माण किया। विधायी परिषद का निर्माण किया मतलब हमने आपको वहां बताया था, विधायी का कार्यपालिका न्यायपालिका। विधायी परिषद का मतलब कि इन प्रांत, ये प्रांत थोड़ा दूर पड़ते रहे होंगे उस समय, बंगाल में उनका शासन, वहां वही उनकी राजधानी थी, तो वहां से इतना लंबा शासन करने के लिए अलग अलग उन्होंने छोटी छोटी संस्थाएं बना दी जहां वो नियम कानून बना सकते थे। लेकिन आपको याद करना पड़ता, बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और पंजाब में विधायी परिषद का निर्माण, विधायी परिषद बना दी गई। और वायसराय को चूंकि अब अधिकार दिया गया कि भाई वो काम कर ले, तो अब 1862 में, एक तो मैंने सुप्रीम कोर्ट को बताया था आपको कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और उसके खिलाफ आप प्रिवी काउंसिल में जा सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो को पहले देखे होंगे तो ये सारी बातें याद होंगी, नोट्स जरूर बना लीजिएगा। अब यहाँ क्या किया गया, यहाँ क्या किया गया कि 1862 में मद्रास, बंबई और कलकत्ता में, मद्रास, बंबई और कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1862 में। ये फैक्ट है जो इसको आपको याद करना पड़ेगा। बंगाल, मद्रास, बंबई, आप कलकत्ता लिख सकते हैं, या मद्रास, बंबई और कलकत्ता। आपसे घुमा के प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई यहां पर इन तीनों जगह जो हाई कोर्ट की स्थापना की गई, उच्च न्यायालय की स्थापना की, वो कब की गई और किस अधिनियम के तहत की गई? 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1862 में मद्रास, बंबई, कलकत्ता में हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय की स्थापना की गई,
और 1866 में आपका अपना इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई। देख रहे हैं, इसी अधिनियम के तहत 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत। और वर्तमान में आपके जो नियम आईपीसी, भारतीय दंड संहिता जिसे कहते हैं आप, इंडियन पैनल कोड, हालांकि अब बीएनएस हो गया है, लेकिन आईपीसी जो भारतीय दंड संहिता है, इसका भी निर्माण इसी भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ। तो इतनी बातें हैं, आपको यहाँ से 1866 के भारत शासन अधिनियम का जो माइंड मैप है, हल्का सा उसको जो है आप ये फिर से रिवाइज कर लीजिए। मतलब पहली बार भारतीयों को शामिल करने की बात की गई, लेकिन दो बातें यहाँ पे याद रखनी है। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ, विभागीय प्रणाली, मंडलात्मक शासन या संसदीय शासन प्रणाली, दूसरा ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करने की व्यवस्था, ये 1861 के भारत शासन अधिनियम में हुई। ये दो बातें बार बार पूछी जाती हैं, बाकी बातें जो है थोड़ी सी गौड़ है, इनका आप बढ़िया से नोट्स बनाइएगा और थोड़ा सा जो है रिवाइज जरूर करिएगा, क्योंकि ये बड़ा फैक्चुअल पार्ट है। इस पार्ट में अगर आप छोड़ देंगे तो ये चीजें, और एक क्वेश्चन से और आते हैं, इस पूरे जो मैं पार्ट, इसको अभी 2 पार्ट में कम से कम मैं कंप्लीट कर पाऊंगा, भारत का संवैधानिक विकास, क्योंकि अभी बचा गया आपका 1892 का भारत शासन अधिनियम, 1909 का ये सांप्रदायिक निर्णय वाली व्यवस्था है, 1919, 1935 और 1947, इसमें और बातें आएंगी। इन सारे चीजों को मैं कवर करूंगा अगले आप अपने आने वाले वीडियो में, इन सारी चीजों को कवर करूंगा। तो अब तक मैंने जितना पढ़ाया है, जितना बताया है, उसको थोड़ा आप लोग रिवाइज जरूर करिएगा और मेरे वीडियो को ऐसे ही प्यार जैसे आप बरसा रहे हैं, रोज कुछ न कुछ उन्नति हो रही है, इसको आप लोग जो है अपना प्यार दुलार ऐसे ही बनाए रखिएगा। इन्हीं बातों के साथ आज का मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। आपने जो प्यार दिया है उसके लिए फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे ऊपर ऐसे ही प्यार बरसाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।